अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। चीफ जस्टिस के इख्तियारात से मुताल्लिक आज कौमी असम्बली में अहम कानून तरामीम के साथ मंजूर कर लिया गया है, जिसमें न सिर्फ बेंचेस की तश्कील का मामला बल्कि सू मोटो इख्तियारात से मुताल्लिक भी अहम कानून साजी शामिल है। सिर्फ यही नहीं, सू मोटो इख्तियारात और इसके तहत खुसूसी बेंचेस बनाने से मुताल्लिक आज जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन खान का भी अहम फैसला सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि जब तक सू मोटो के तरीक़ाकार से मुताल्लिक रूल्स नहीं बन जाते उस वक्त तक आर्टिकल 184(3) के तहत होने वाले तमाम मुकदमात की समाअत मुलतवी की जाए। यानी इस वक्त चीफ जस्टिस के तनहा इख्तियारात से मुताल्लिक न सिर्फ पार्लियामेंट से दबाव सामने आ रहा है, कानून साजी सामने आ रही है, बल्कि अदलिया के अंदर से भी आवाज़ें उठ रही हैं और फैसले सामने आ रहे हैं। अब से 2 दिन पहले जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मंदूखेल ने चीफ जस्टिस के सू मोटो और बेंचेस की तश्कील से मुताल्लिक तनहा इख्तियारात पर संगीन सवालात उठाए, जिसके बाद कल हुकूमत अचानक मुतहर्रिक हो गई। पहले वज़ीर आज़म ने कौमी असम्बली से खिताब करते हुए इन मामलात पर कानून साजी की बात की। फिर काबीना ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के नाम से एक मुजव्वज़ा बिल की मंजूरी दी और कल ही ये बिल कौमी असम्बली में पेश किया गया, जिसमें तजवीज़ दी गई कि सू मोटो और बेंचेस की तश्कील का इख्तियार चीफ जस्टिस से लेकर 3 रुकनी कमेटी को दिया जाए, जिसमें चीफ जस्टिस समेत 2 सीनियर जजेस शामिल होंगे। इस बिल में आर्टिकल 184(3) के तहत होने वाले फैसलों में मुतासरा फरीकैन को अपील का हक भी दिया गया है। फिर कल ही ये बिल लॉ एंड जस्टिस कमेटी को भेजा गया, जिसने आज सुबह के इजलास में इसकी मंजूरी दे दी और फिर आज ही हुकूमत ने यह मुजव्वज़ा बिल कौमी असम्बली से शिकवार मंजूर कर लिया है। मगर बिल की मंजूरी से बड़ी पेशरफ्त ये सामने आई है कि इस बिल को आज मजीद अहम तरामीम के साथ मंजूर किया गया है, जिसमें एक तरमीम रुकने कौमी असम्बली मोहसिन दावड़ की तरफ से पेश की गई, जिसके मुताबिक राइट ऑफ अपील का हक उस मुतासरा फरीक के पास भी होगा जिसके खिलाफ आर्टिकल 184(3) के तहत माजी में फैसला जारी हो चुका हो, और मुतासरा फरीक ये अपील इस बिल के निफाज के 30 दिन के अंदर दायर कर सकता है। यानी आर्टिकल 184(3) के तहत होने वाले फैसलों में जो राइट ऑफ अपील का हक दिया गया है उसका असर अब माजी के केसेस पर भी होगा। मोहसिन दावड़ की इस तरमीम पर पहले बिलावल भुट्टो और रुकने कौमी असम्बली रमेश कुमार ने एतराज़ किया कि इसे किसी और मुनासिब वक्त पर उठाया जाए, लेकिन पार्लियामेंट में बहस के बाद बिलावल भुट्टो ने इस तरमीम की हिमायत कर दी और यूं मोहसिन दावड़ की तरफ से पेश की गई ये तरमीम मंजूर कर ली गई है। मगर इस तरमीम से एक नया सियासी तनाज़ा खड़ा हो गया है, क्योंकि नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की नाअहली के केसेस आर्टिकल 184(3) के तहत सुने गए थे और आर्टिकल 184(3) के तहत ही उन्हें ताहयात नाअहल करार दिया गया था, जिसकी वजह से उनके पास सिर्फ नज़रसानी का ऑप्शन था और दोनों सियासी रहनुमाओं की नज़रसानी की अपीलें भी मुस्तरद हो गई थी। मगर नए कानून की मंजूरी के बाद यह बहस हो रही है कि अब जहांगीर तरीन और नवाज शरीफ दोनों के पास राइट ऑफ अपील का ऑप्शन आ गया है, यानी वो अपनी ताहयात नाअहली के खिलाफ कानूनी जंग लड़ने के अहल हो गए हैं। और ये बिल जिस दिन भी कानून में बदलेगा उस दिन के बाद 30 दिन के अंदर नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन के पास ये ऑप्शन होगा कि वो अपने केसेस के खिलाफ अपील दायर करें और उस अपील का फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगी। इसके साथ साथ अपील का हक उन तमाम मुतासरा फरीकैन के पास भी आ सकता है जो आर्टिकल 184(3) के दायरा कार से मुतासर हुए हैं। इसके अलावा आज के कानून में बाकायदा एक शिक का इजाफा किया गया है और वो शिक आइन की तशरीह की शिक है, जिसके मुताबिक जहां आइन की तशरीह का मामला मौजूद हो उस मामले को सुनने के लिए सुप्रीम कोर्ट की कमेटी एक ऐसा बेंच तश्कील देगी जिसमें कम से कम सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस शामिल हों। यानी आइन की तशरीह से मुताल्लिक कोई भी केस अगर सुप्रीम कोर्ट जाएगा तो इस हवाले से जो भी बेंच बनेगा उसमें जजेस की तादाद कम से कम 5 होगी। इस बिल की मंजूरी पर तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि आज इस हुकूमत ने नवाज शरीफ को नाअहली के खिलाफ रिलीफ देने के लिए चोरी तरमीम करवाई। उन्होंने फिर साबित किया कि ये कितने बड़े फ्रॉड हैं। नवाज शरीफ की नाअहली आर्टिकल 184(3) के तहत हुई, आम कानून से आप इसको कैसे बदल सकते हैं? नवाज शरीफ आकर ट्रायल का सामना करें, चोर दरवाजे इस्तेमाल करना बंद करें। जबकि पाकिस्तान बार काउंसिल ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि यह काबिल सताइश अमल है। इस बिल में आज खुद नोटिस में अपील का हक दिया गया है, जो बार काउंसिल का देरीना मुतालबा था। अब दिलचस्प बात यह है कि नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन दोनों आइन के आर्टिकल 62(1) के तहत नाअहल हुए हैं और मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने अप्रैल 2018 में आर्टिकल 62(1) की तशरीह का फैसला खुद तहरीर किया था और करार दिया था कि आइन में जहां नाअहली की मुद्दत मौजूद ना हो वो नाअहली ताहयात होती है। यानी इस फैसले के बाद नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन दोनों ताहयात नाअहल हो गए थे। मगर फिर अक्टूबर 2022 में फैसल वाडा की ताहयात नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत करते हुए चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए थे कि ताहयात नाअहली का आर्टिकल ड्रेकोनियन कानून है। यानी 2018 में ताहयात नाअहली का फैसला देकर 2022 में चीफ जस्टिस खुद भी इस कानून को एक ड्रेकोनियन कानून करार दे चुके हैं। इसके अलावा अब से कुछ देर पहले जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन ने हाफिज कुरान को MBBS और BDS में दाखिले से मुताल्लिक 20 इजाफी नंबर देने की केस में आज एक ऑर्डर जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि जब तक 184(3) से मुताल्लिक रूल्स नहीं बन जाते तब तक सू मोटो केसेस की समाअत को मुलतवी किया जाए। जस्टिस काजी फाइज ईसा के तहरीर करदा फैसले के मुताबिक ना ही आइन और ना ही सुप्रीम कोर्ट के कवायद
चीफ जस्टिस या रजिस्ट्रार को खुसूसी बेंच बनाने का इख्तियार देते हैं, और ना ही ये इख्तियार देते हैं कि वो खुसूसी बेंचेस के लिए जजेस का इंतखाब करें, और ना ही ये इख्तियार देते हैं कि वो ये फैसला करें कि उनके बनाए गए खुसूसी बेंचेस कौन से केसेस की समाअत करेंगे। मगर बदकिस्मती के साथ ये सब कुछ हो रहा है, जिसके कभी कभार संगीन नताइज होते हैं। अहम मामला जो आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत उठे हैं, उनका फैसला किया गया है, जिसके मईशत, सियासत और अवाम की जिंदगियों पर अहम नताइज होते हैं। हमें अपने जाती मफादात को फैसलों पर असरअंदाज नहीं होने देना चाहिए। फैसले के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के पास इस हवाले से रूल्स बनाने का इख्तियार मौजूद है, और सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस और दीगर जजेस पर मुश्तमिल होती है, और आइन चीफ जस्टिस को इन मामलात का फैसला करने के लिए यकतरफा इख्तियार नहीं देता, और इंतहाई एहतराम के साथ चीफ जस्टिस की अपनी दानाई आइन की दानाई का मुतबादिल नहीं हो सकती। इसलिए अवाम के मफाद में यह बेहतर होगा कि आर्टिकल 184(3) के तहत चलने वाले तमाम केसेस की समाअत को उस वक्त तक मुलतवी किया जाए जब तक उठाए गए मामलात पर पहले सुप्रीम कोर्ट रूल्स नहीं बना लेती। इसके अलावा फैसले में पेमरा के ऑर्डर पर भी बरहमी का इज़हार किया गया है, जिसमें पेमरा ने तमाम टीवी चैनल्स को रियासती इदारों के खिलाफ और जजेस के कंडक्ट के खिलाफ किसी भी किस्म का मवाद नशर करने से रोक रखा था। मगर आज अदालती फैसले में कहा गया है कि अगर जजेस के कंडक्ट पर जायज़ तनकीद को रोका गया तो ना ही इसका फ़ायदा अदलिया को होगा और ना ही अवाम को होगा। अब 3 रुकनी बेंच में से ये फैसला जस्टिस काजी फायदीसा और जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने जारी किया है, जबकि जस्टिस शाहिद वहीद ने इस फैसले से इख्तिलाफ करते हुए लिखा है कि इस फैसले में जो पॉइंट्स उठाए गए हैं वो केस का मौजू ही नहीं है। मैं इससे इत्तफाक नहीं करता और इस हवाले से अपना इख्तिलाफी नोट दूंगा। दूसरी जानिब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात कराने से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में आज भी अहम समाअत हुई है। आज भी जजेस के अहम रिमार्क सामने आए हैं, बेंच के अराकीन ने अहम सवालात उठाए हैं, और आखिर में चीफ जस्टिस ने सियासी दर्जा हरारत कम करने के लिए सियासी जमातों से यकीन दहानी मांगी है। गुज़िश्ता रोज़ जस्टिस जमाल बंदूखेल के रिमार्क्स से जो इबाहम पैदा हुआ था, आज समाअत के शुरू में ही उन्होंने खुद इस पर बात की और एक बार फिर वाज़ेह किया कि आज खुद नोटिस केस का फैसला 4-3 का है, 3-2 का नहीं है। आज समाअत के आगाज़ में जस्टिस जमाल बंदूखेल ने कहा कि कल मेरे रिमार्क्स पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हुई है। मैं अपने रिमार्क्स की वजाहत करना चाहता हूँ। मैं अपने तफसीली ऑर्डर पर कायम हूँ। फैसले का एक हिस्सा इंतजामी इख्तियारात के रूल्स से मुताल्लिक है। चीफ जस्टिस को कहेंगे कि रूल्स देखने के लिए जजेस की कमेटी बनाई जाए। जजेस की कमेटी इंतजामी इख्तियारात के रूल्स को देखे। गुज़िश्ता रोज़ के रिमार्क्स फैसले के इंतजामी हिस्से की हद तक थे। फैसले के दूसरे हिस्से में हम 4 जजेस ने अज़ खुद नोटिस और दरख्वास्तें मुस्तरद की हैं। 4 जजेस का फैसला ही ऑर्डर ऑफ द कोर्ट है। ये ऑर्डर ऑफ द कोर्ट चीफ जस्टिस ने जारी ही नहीं किया। जब फैसला ही नहीं था तो सदर ने इलेक्शन की तारीख कैसे दे दी? इलेक्शन कमीशन ने कैसे इलेक्शन शेड्यूल जारी कर दिया? आज अदालत के रिकॉर्ड की फाइल मंगवा लें, इसमें ऑर्डर ऑफ द कोर्ट नहीं है। ऑर्डर ऑफ द कोर्ट पर तमाम जजेस साइन करते हैं। इस मौके पर हुकूमती इत्तेहाद के वकील फारूक नाइक ने 1 मार्च के फैसले की वजाहत के लिए फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा कर दी और कहा कि इंसाफ के तकाज़ों के लिए ज़रूरी है कि यह फैसला हो कि फैसला 4-3 का था या 3-2 का था। केस की समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। ये केस सुनने से पहले इस बात का फैसला होना चाहिए कि फैसला 4-3 का है। पहले दायरा इख्तियार के मामले पर फैसला करें। इस पर चीफ जस्टिस ने फारूक नाइक को हिदायत की कि अपनी दरख्वास्त तहरीरी तौर पर जमा कराएं। अदालत के माहौल को ख़राब ना किया जाए, पुरसुकून रहें, पुरजोश ना हो। इस मुद्दे पर फैसला तब करेंगे जब दरख्वास्त सामने हो। इलेक्शन कमीशन के वकील सजील सवाती रोस्टम पर आए तो ऐसा मौका आ गया कि खुली अदालत में सुप्रीम कोर्ट के जजेस एक दूसरे को जवाब देना शुरू हो गए और फिर चीफ जस्टिस ने मुदाखलत की। जस्टिस जमाल बंदूखेल ने इलेक्शन कमीशन के वकील से सवाल किया कि पहले इलेक्शन कमीशन ये बताए कि उन्होंने शेड्यूल जारी कैसे किया। इलेक्शन कमीशन के पास जब ऑर्डर ऑफ द कोर्ट आया ही नहीं तो उसने अमल कैसे किया? सुप्रीम कोर्ट का हुक्म वो होता है जो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट हो, वो जारी नहीं हुआ। क्या आपने अदालत का मुख्तसर हुक्मनामा देखा था? इलेक्शन कमीशन के वकील ने जवाब में कहा कि मुमकिन है फैसला समझने में हमसे गलती हुई हो। जस्टिस मुनीब अख्तर ने इस पर रिमार्क्स दिए कि क्या मुख्तसर हुक्मनामे में लिखा है कि फैसला 4-3 का है? 1 मार्च के फैसले में कहीं दर्ज नहीं कि फैसला 4-3 का है। इख्तिलाफ राय जज का हक है, लेकिन जजेस की अक़लियत किसी कानून के तहत खुद को अक्सरियत में होने का दावा नहीं कर सकती। खुली अदालत में 5 जजेस ने मुकदमा सुना और फैसला देकर दस्तखत भी किए। इस पर जस्टिस जमाल बंदूखेल ने जवाबी रिमार्क्स में कहा कि मुख्तसर हुक्मनामे में लिखा है कि इख्तिलाफी नोट लिखे गए हैं। इख्तिलाफी नोट में वाज़ेह लिखा है कि जस्टिस याया आफरीदी और जस्टिस अतर मिनल्लाह के फैसले से मुत्तफिक हैं। क्या जस्टिस याया आफरीदी और जस्टिस अतर मिनल्लाह के फैसले हवा में तहलील हो गए? इस मरहले पर चीफ जस्टिस ने मुदाखलत की और कहा कि जो मामला हमारे चैम्बर्स का है उसे वहाँ ही रहने दें। अटॉर्नी जनरल इस नुक्ते पर अपने दलाइल देंगे। जस्टिस जमाल बंदूखेल ने इलेक्शन कमीशन के वकील से सवाल किया कि तफसीली फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन का क्या मौक़िफ़ है, तो वकील ने जवाब दिया कि 4-3 के फैसले पर इलेक्शन कमीशन से हिदायत नहीं ली हैं। समाअत के दौरान जस्टिस जमाल बंदूखेल ने एक बार फिर अदालती हुक्म का जिक्र करते हुए सवाल किया कि जिस अदालती हुक्म पर तमाम जजेस के दस्तखत हैं वो कहाँ है? सुबह से पूछ रहा हूँ
कोई भी अदालती हुक्म सामने नहीं ला रहा है। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि इलेक्शन कमीशन की समझ के मुताबिक फैसला 3-2 का था। इसके बाद चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि अदालत का मकसद सियासी निज़ाम को चलते रहने देना है। एक मसला सियासी दर्जा हरारत का है। अली जफर और अटॉर्नी जनरल को सियासी दर्जा हरारत कम करने पर हिदायत लेकर आगाह करने का कहा था। सियासी दर्जा हरारत और तलखी कम होने तक इंतखाबात पुरअमन नहीं हो सकेंगे। हिदायत के बावजूद किसी फरीक ने सियासी दर्जा हरारत कम करने की यकीन दहानी नहीं कराई। तहरीक इंसाफ के वकील अली जफर ने कहा, अदालत को मुकम्मल यकीन दहानी करवाने के लिए तैयार हैं। तो चीफ जस्टिस ने अली जफर से सवाल किया कि यकीन दहानी किसकी तरफ से है, नाम बताएं। तो अली जफर ने जवाब दिया कि चेयरमैन पीटीआई की जानिब से तहरीरी यकीन दहानी करवाएंगे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमत की जब बारी आएगी तो उनसे भी इस हवाले से बात करेंगे। इसके बाद एक बार फिर इलेक्शन कमीशन के वकील ने दलाइल देना शुरू किए। तो जस्टिस मुनीब अख्तर ने सवाल किया कि इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी से कैसे भाग सकता है। इंतखाबी शेड्यूल पर अमल शुरू हो गया था। अगर कोई मुश्किल थी तो अदालत आ जाते। इलेक्शन कमीशन वजाहत करे कि इलेक्शन 6 माह आगे क्यों कर दिए। क्या इंतखाबात में 6 माह की ताखीर आईनी मुद्दत की खिलाफ वर्जी नहीं है। इलेक्शन कमीशन के वकील ने जवाब दिया कि तारीख मुकर्रर हो जाए तो उसे बढ़ाने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन का है। सिर्फ पोलिंग का दिन नहीं, पूरा इलेक्शन प्रोग्राम मौखर किया है। इलेक्शन कमीशन ठोस वजूहात पर इलेक्शन प्रोग्राम वापस ले सकता है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने इस पर रिमार्क्स दिए, इलेक्शन कमीशन इंतखाबी प्रोग्राम तब्दील कर सकता है, तारीख नहीं तब्दील कर सकता। गवर्नर और सदर की दी गई तारीख इलेक्शन कमीशन कैसे तब्दील कर सकता है। आइन में वाज़ेह है कि इंतखाबात की तारीख कौन देगा। क्या इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 58 आइन से बालातर है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट से रुजू करके कायल करना चाहिए था। आप आज ही अदालत को कायल कर लें। 8 अक्टूबर की जगह इंतखाबात की तारीख 8 सितंबर या 8 अगस्त क्यों नहीं हो सकती थी। इलेक्शन शेड्यूल की बजाय इलेक्शन कमीशन ने 8 अक्टूबर का झंडा लहरा दिया है। आप चाहते हैं कि अदालत 8 अक्टूबर की तारीख पर मोहर लगा दे। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि अदालत इलेक्शन कमीशन का हुक्म गैर आईनी और बदनीयती पर मबनी होने पर ही कलअदब करार दे सकती है। इस पर जस्टिस जमाल मंदूखेल ने सवाल किया कि क्या बदनीयती का नुक्ता दरख्वास्त गुजार ने उठाया है। तो इलेक्शन कमीशन के वकील ने जवाब दिया कि दरख्वास्त में बदनीयती का नुक्ता नहीं उठाया गया है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने इस पर सवाल किया कि अगर तमाम असेंबलियां तहलील हो जाएं तो क्या इलेक्शन कमीशन इंतखाबात से माजूरी जाहिर कर सकता है। जिसे जमाल मंदूखेल ने इस पर रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन हुकूमत पर इन्हिसार करता है। हुकूमत ने बताना है कि वो मदद करने की पोजीशन में है या नहीं। अगर इलेक्शन कमीशन हालात से 10 साल मुतमईन ना हो तो क्या अदालत इलेक्शन करवाने का कह सकती है। इस पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि इलेक्शन कमीशन हकीकत पर मबनी फैसला करेगा। जिसे एजाजुल एहसन ने इलेक्शन कमीशन के वकील से सवाल किया कि अगर पैसे और सिक्योरिटी मिल जाए तो 30 अप्रैल को क्या इंतखाबात हो सकते हैं। तो इलेक्शन कमीशन के वकील ने जवाब में कहा कि हुकूमती मुआवनत मिल जाए तो 30 अप्रैल को इंतखाबात करवा सकते हैं। चीफ जस्टिस ने इस मौके पर रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन रास्ता नहीं ढूंढ सकता तो हम ढूंढेंगे। हुकूमत से पूछते हैं कि इंतखाबात के लिए 6 माह का अरसा कम हो सकता है या नहीं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत और तहरीक इंसाफ से सियासी दर्जा हरारत कम करने की यकीन दहानी मांग ली। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि सियासी क़ुव्वतों के दरमियान तनाव से दीगर रियासती इदारे मुतासिर हो रहे हैं। अवाम में इदारों के बारे में बातें की जाती हैं। इदारे बोल नहीं सकते, इसलिए तहम्मुल से सुनते हैं। शफाफ इलेक्शन के लिए सियासी दर्जा हरारत कम करने का कहा। फेयर प्ले हो तो स्पोर्ट्समैन सामने आते हैं, जंगजू नहीं। मसला किसी की पुख्तगी का नहीं, दोनों जानिब गुस्सा है। गुस्से को कंट्रोल करने की जरूरत है। हुकूमत की जानिब से कौन यकीन दहानी करवाएगा ये बताएं। कोई सीनियर ओहदेदार यकीन दहानी करवाए तो मुनासिब होगा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी। इस अहम केस की समाअत तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हो रही है, मगर अदालत के बाहर इस केस पर बात की जा रही है। और नून लीग की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज ने कसूर में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि अदलिया की जानिब से इमरान खान की सहूलतकारी हो रही है। सहूलतकारों को पैगाम है कि यह पाकिस्तान की अदलिया है जो आइलैंड नहीं है। इस पागल आदमी के कहने पर अदालतें सुओ मोटो ले रही हैं। तो उमर अता बंदयाल साहब, मैं आपको ये कहना चाहती हूँ बड़े अदब से कि इस आदमी के पीछे ना लगें। इसने अपने हर सहूलतकार को इस्तेमाल भी किया है और बाद में उसकी मिट्टी भी पलीत की है। इलेक्शन से पहले सिलेक्शन का फैसला होगा। 4-3 का फैसला 2-3 से किसने तब्दील किया और क्यों तब्दील किया। जो सहूलतकारी आज जजों की जानिब से इमरान खान की हो रही है, फैसले आइन को देखकर नहीं किए जाते, फैसले ट्रक देखकर किए जाते हैं, फैसले बेगमात बच्चों और दामादों के कहने पर होते हैं। इमरान के सहूलतकारों को ये पैगाम देना चाहती हूँ, ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान की अदलिया है, आपका जॉयलैंड नहीं है जहां आप बेगमात और बच्चों की एंटरटेनमेंट के लिए फैसले करते हो।
इसके अलावा कौमी असेंबली में खिताब करते हुए वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने मौजूदा कानून पर तबसरा करते हुए न सिर्फ साबिक़ चीफ जस्टिस हाकिम निसार पर तनकीद की बल्कि मौजूदा चीफ जस्टिस को भी तनकीद का निशाना बनाया। हमारा सुप्रीम कोर्ट ने आईन तोड़वाया, ये कभी कहीं होता है? रूल्स ऑफ प्रोसीजर कानून के मुताबिक चीफ जस्टिस के पास कहां पावर है कि वो डैम फंड बना दे? कौन सा आईन, कौन सा कानून के मुताबिक कि वो पूरा मुल्क में सियासी कैंपेन करे, वो फाइनेंशियल कैंपेन, वो पैसा जमा करे? चीफ जस्टिस पाकिस्तान। हम अगर गलत सेक्रेटरी को कोई काम कह दे, वो काम पाकिस्तान के अवाम का भला के लिए भले हो, हम तो जेल जाएंगे। और ये लोग फिरौन की तरह बैठते हैं, अपनी मर्जी की आईन, अपनी मर्जी की मुल्क। किसी ने पंजाब हुकूमत का तख्ता हिज़्ब ऑपोजिशन को दिलवाना है तो वो आईन को अपने फैसले में तोड़ते हैं, अपने आप को चीफ जस्टिस कहलवाते हैं, फैसले जब लिखते हैं तो आईन तोड़ते हैं। जो डिक्टेटोरियल अप्रोच होता है, चीफ जस्टिस की मर्जी कानून क्या है, चीफ जस्टिस की मर्जी आईन का क्या है, ये रवायत हम तोड़ने जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर ने आज चीफ जस्टिस की जानिब से यकीन दहानी मांगे जाने पर कहा है कि इमरान खान सियासी जमातों के साथ मुज़ाकरात और आगे बढ़ने के लिए अंडरटेकिंग देने को तैयार है। चेयरमैन इमरान खान जो हैं वो अपनी अंडरटेकिंग सुप्रीम कोर्ट के सामने बिल्कुल देने को तैयार हैं और अब हुकूमत की तरफ से भी वज़ीर आज़म की तरफ से एक अंडरटेकिंग आनी चाहिए और कोई ऐसी चीज़ कोर्ट के रिकॉर्ड पे आनी चाहिए कि क्या क्या हम इकदाम करेंगे जिसकी बुनियाद के ऊपर एक आज़ादाना इलेक्शन हो सके। सर, वो चीफ जस्टिस जो अपने बेंच में साथियों को शामिल नहीं कर सकते, वो कैसे सियासी जमातों को इकट्ठा कर सकते हैं? वो कोई सियासतदान नहीं है, उनका काम जो है वो ये करना नहीं है, उनका काम जो है वो आइन के ऊपर अमल दरामद कराना है। यही चीफ जस्टिस थे, इसी बेंच के 3 मेंबर्स थे जिन्होंने ये फैसला किया जिसकी बुनियाद के ऊपर तहरीक इंसाफ की हुकूमत खत्म हुई। अगर वो इकट्ठा करते हैं सियासी जमातों को तो मिलकर कंसेंसस के लिए आप उनके साथ मिलेंगे, बातचीत करेंगे? तो हम बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट को जो भी हमसे कोऑपरेशन चाहिए एक ऐसे माहौल के लिए जिसके अंदर आज़ादाना फ्री फेयर इलेक्शन हो सके, तहरीक इंसाफ मुकम्मल तौर के ऊपर कोऑपरेट करे। हुकूमत की तरफ से अदालत को अंडरटेकिंग कौन देगा, बात करेंगे वज़ीर दिफा ख्वाजा साहब से एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब मौजूद हैं, उनसे ये भी पूछेंगे कि आज अदालत ने कहा है कि अंडरटेकिंग हुकूमत की तरफ से दर्जा हरारत नीचे लाने के लिए कौन देगा। तहरीक इंसाफ ने कह दिया है कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान वो अंडरटेकिंग देने के लिए तैयार हैं। ख्वाजा आसिफ साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। ख्वाजा साहब, कल तक ज़ाहिर अप्रिशिएट किया जा रहा था कि जो भी तरामीम हो रही हैं ये बड़ा देरीना मुतालबा है, अब इसमें ये भी डाल दिया गया कि रेट्रोस्पेक्टिवली ये अप्लाई होगा, यानी कि नवाज शरीफ साहब भी अपील कर सकते हैं अपने फैसले के हवाले से। ये तो पेडोरा बॉक्स खुल जाएगा, माजी में जिस जिस के खिलाफ फैसले आए 184(3) के तहत वो अब अपील कर पाएंगे। तो नीयत पर अब सवाल उठा है कि क्या हुकूमत की यही नीयत थी कि इस तरीके से नवाज शरीफ साहब को रिलीफ दिलवाना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साजिब, जो आपने बड़ा रेलेवेंट इशू उठाया है, ये देखें, नवाज शरीफ को या जहांगीर तरीन को जो है जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है उससे डिप्राइव किया गया, उससे महरूम किया गया। अगर फर्ज करें हम ये तरमीम ला के उन 2 अशखास को, जहांगीर तरीन साहब को और इनको रिलीफ देने की सोच रहे हैं, तो ये कतई तौर पे एक गलत इंप्रेशन है। हम तो ये मामला फिर भी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर छोड़ रहे हैं, हम उनको रिलीफ नहीं दे रहे। हम एक राइट जो एक फंडामेंटल राइट है उसको रिस्टोर कर रहे हैं इन 2 अशखास के लिए सिर्फ नहीं, बल्कि और भी बहुत से लोग हैं जो इससे रिलीफ हासिल कर सकेंगे। इसलिए ये कहना कि ये नवाज शरीफ स्पेसिफिक या जहांगीर तरीन स्पेसिफिक या किसी का भी स्पेसिफिक रिलीफ देने के लिए कानून बनाया गया है, मैं समझता हूँ गलत है। और ये पावर जो है उनको रिलीफ देने की या उनको रिलीफ ना देने की, यानी फैसला उनका बहाल रखने की या उनको फैसला ओवरटर्न करने की, ये अभी भी जो पावर जो है सुप्रीम कोर्ट के पास है। हम तो पावर लेके पार्लियामेंट के पास नहीं लेके आ रहे। मगर फिर जैसे ये कानून बन जाएगा तो क्या 30 दिन के अंदर अंदर अपील करेंगे नवाज शरीफ साहब? ये अब एक इरादा है हुकूमत का? देखिए, ये तो नवाज शरीफ की डिस्क्रेशन है या जहांगीर तरीन साहब की डिस्क्रेशन है। इसके अलावा आपने बिल्कुल सही कहा कि और बहुत से लोग जो है इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। ये जो रिलीफ दी गई है, देखिए नाइंसाफी हुई है। अगर फर्ज करें करेक्ट भी कर रहे हैं हम, कोई पास्ट मिस्टेक्स को करेक्ट कर रहे हैं,
तो उसमें अगर नवाज शरीफ को रिलीफ मिल जाती है तो इसका मतलब है कानून गलत हो गया। अच्छा, मगर इसमें एक ये भी है ना कि ख्वाजा साहब अब तो चीफ जस्टिस की खुद की राय है कि ताहयात नाअहली का मामला ड्रेकोनियन है। हालांकि उन्होंने 2018 में फैसला दिया था, तो अदालत से ही इस्तदा की जाती है कि भाई फुल कोर्ट बना दें, एक लार्जर बेंच बना के फैसला कर दें 62(1)(f) की तशरीह का। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हम मौजूदा चीफ जस्टिस साहब को कहेंगे कि जो उन्होंने फरमाया था आज से चंद साल कब जो है कि वो ये ड्रैकोनियन लॉ है वही एक बना दें और वो बेंच जो है इन अपीलों को सुन ले और अपीलों का जो फैसला होगा बिल्कुल हम मनोवन उसको तस्लीम करेंगे। मतलब बेंच तो अब वो नहीं बना पाएंगे कानून के बाद, वो तो 3 कमेटी बनाएगी जिसमें फाइज ईसा साहब भी शामिल होंगे, जैसे सरदार तारिक मसूद भी शामिल होंगे, तो अब तो कमेटी बनाएगी अगर कानून साजी होने के बाद। नहीं बिल्कुल सही है। हमें देखें एक बात मैं जो है बिल्कुल वाज़ेह करना चाहता हूँ शाहजेब कि इस कानून में कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई पावर जो है मुकन्ना ने या लेजिस्लेचर ने अपने हाथ में ले ली है। पावर जो है इसके तहत जो है तमाम तर जो है अदलिया की जो पावर्स हैं वो अदलिया के पास है। हमने उनकी टर्फ के ऊपर या उनकी टेरिटरी के ऊपर टैक्स पास करने की कतई तौर पे ना कोई नीयत है, ना किया है और ना कभी करेंगे, क्योंकि ये एक आइन के खिलाफ जो उनकी टेरिटरी है उस पर हमारा कोई हक नहीं बनता कि हम उसको टैक्स पास करें। लेकिन इस चीज को मद्देनजर रखते हुए अगर हम अपनी टेरिटरी में रह के अपनी पावर्स में लेजिस्लेचर की जो पावर्स है उसके तहत रह के अगर कोई लेजिस्लेशन कर रहे हैं तो उसमें किसी को क्या हक पहुंचता है कि बल्कि मैं आपको एक और बात बताऊं कि जो फैसले होते हैं अदलिया के वो भी कानून बनते हैं, वो भी मुकदमात के अंदर कानून की हैसियत से रेफर होते हैं। नहीं, लेजिस्लेशन एक सोर्स है कानून का, एडजुडिकेशन भी एक सोर्स है कानून का जो है, तो इसलिए कानून बनाना जो है वो उसका जो सोर्स है वो एडजुडिकेशन भी है या अदालत में जो चीजें सामने आती हैं वो भी उसका सोर्स बन जाती है। तो अगर उमर अताब बंदियाल साहब जो हमारे मौजूदा चीफ जस्टिस हैं उन्होंने ये बात जो है कही हुई है तो उसके बाद तो मेरा ख्याल है तमाम जो है वो खत्म हो जाता है जो है। मतलब आज उन्होंने एक और बात की है, वो सियासी दर्जा हरारत नीचे लाने की बात कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ से पहले कहा तो तहरीक इंसाफ ने कमिटमेंट दी कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ सियासी दर्जा हरारत लाने के लिए अंडरटेकिंग देंगे ताकि माहौल जरा साजगार हो इलेक्शन के लिए। हुकूमत की तरफ से कौन अंडरटेकिंग देगा? हुकूमत तैयार है अंडरटेकिंग देने के लिए? नहीं, उनकी तरफ से तहरीक इंसाफ की तरफ से किसने अंडरटेकिंग दी है? अली जफर साहब कह रहे हैं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब भी अंडरटेकिंग देने के लिए तैयार है, देंगे। अब हुकूमत की तरफ से भी जब अदालत अंडरटेकिंग मांगेगी तो हुकूमत तैयार है देने के लिए? वज़ीर आज़म देंगे? हम जो है बिल्कुल एक कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग के लिए बिल्कुल तैयार है। जो इमरान खान का जो रिकॉर्ड है उसको मद्देनजर रखते तो उनकी अंडरटेकिंग की जो हमारे नजदीक तो कोई वैल्यू नहीं, सच्ची तौर पर कोई वैल्यू नहीं। चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को उन्होंने अंडरटेकिंग दी हो उसके बावजूद? सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को आप पिछले 4-5 साल का उनका रिकॉर्ड उठा के लें, उन्होंने कौन सी एक बात एक बात मुझे बता दें जिसके ऊपर 24 घंटे से ज्यादा खड़े रहे? एक बात मुझे बता दें, मैं 2 या 4 या 8 या 10 नहीं, एक बात जब से वो सियासत में आए हैं एक बात बता दें जिसके ऊपर खड़े रहे हैं। इतना बेतबारा शख्स है, आप चाहते हैं कि हम सारा पॉलिटिकल कैपिटल जो है उसको उसकी अंडरटेकिंग के ऊपर लगा दें? इट विल नॉट हैपन दैट, एब्सोल्युटली नॉट। अच्छा, और ये भी बताएं कि अब जिस सिमत में समाज जा रही है, आज अदालत ने इलेक्शन कमीशन के वकील से पूछा कि अगर हुकूमत की मुआवनत मिल जाए तो आप 30 अप्रैल को इंतखाबात करवा सकते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि करवा सकते हैं। तो अब अदालत अगर हुकूमत को अब हुक्म जारी करती है कि जी आपने मुआवनत देनी है, ज़ाहिर वज़ारत दिफा भी उसमें आती है कि पाक अफवाज की सपोर्ट और वो सब, तो फिर क्या होगा अगर अदालत आप लोगों को हुक्म दे देगी जी आपने इलेक्शन कमीशन से मुआवनत करनी है 30 अप्रैल को इलेक्शन कराने के लिए? दिफा की तरफ से तो मैंने जो मुझे मेरे वजारत दिफा के जो अदारे हैं उन्होंने जो मुझे एडवाइस किया था मैंने तो वो लिख के दे दिया हुआ है। हाउ कैन आई गो बैक ऑन दैट? तो अगर अदालत के अहकामात आए भी तब भी 30 अप्रैल को आप ये कमिटमेंट नहीं दे पाएंगे? 30 अप्रैल मैं देखें मेरे जो जिन लोगों ने मुझे एडवाइस किया था आई गो बाय देयर एडवाइस। मैं और ये अभी भी जो है ये जो रौला है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जो कंफ्यूजन है 4-3 का और 3-2 का, मेरा ख्याल है वो पहले सेटल होना चाहिए, उसके बाद तमाम ये मामला सेटल हो जाएंगे। अगर इस अनसर्टन सजा के अंदर जो है कोई चीज जो है अगर फिर एडजुडिकेट की गई तो उसके ऊपर भी सवालिया निशान बन जाएगा।
सब मगर आज जस्टिस जमाल बंदूखेल ने भी कहा कि 4-3 का फैसला है, वो बार बार कहते रहे, मगर बेंच में नजर आ रहा था कि ओपन कोर्ट में जजेस एक दूसरे को जवाब दे रहे हैं। फिर अटॉर्नी जनरल ने मामला एजिटेट किया, फिर फुल कोर्ट के लिए मुतालबा किया फारूक नाइक साहब ने, मगर चीफ जस्टिस साहब आगे बढ़ते रहे और मामला भी यहाँ तक पहुँच गया है कि वो उन्होंने इलेक्शन कमीशन से पूछा 30 अप्रैल का, तो फैसला आ गया। तो फिर क्या होगा जब 4-3 का मसला नहीं उन्होंने एड्रेस किया, फुल कोर्ट नहीं बनाया और फैसला दे दिया, तो फिर क्या होगा? मैं आपसे एक सवाल पूछूं? जी प्लीज। एक सवाल, आप इस फिजा में एतबार करेंगे हालात के ऊपर? मतलब मेरे स्टेटमेंट की वैल्यू नहीं है, आप डिफेंस मिनिस्टर हैं, आप ही के स्टेटमेंट की वैल्यू है, इसलिए आप ही बता सकते हैं। चलो मैं आपसे मशवरा मांगू, मैं आपकी स्टेटमेंट नहीं मांग कि आपसे मैं अगर मैं शाहजेब से मशवरा मांगू कि इस फिजा के अंदर जब एक ऑलरेडी एक कंफ्यूजन है कि एक जजेस जो हैं वो 4-3 के ऊपर इंसिस्ट कर रहे हैं, 3-2 को जो है वो रद्द कर रहे हैं, और उसके बाद एक जज ने जिसने अपने आप को रिक्यूज कर लिया हो था वो दोबारा जो है आके बेंच में बैठ गए हैं। दैट इज ये एक और उससे ऊपर जो है ना सोने पे सुहागा है कि वो वापस आके उसके ऊपर बैठ गए हैं, पहले रिक्यूज किया हुआ था उन्होंने। तो फिर आप देखें इस फिजा के अंदर अंडरटेकिंग या इस फिजा के अंदर जो मैं कुछ कंक्लूसिव आपके सामने बात कर दूं, कल मेरी बात जो है वो कहीं अदालत में कोर्ट हो जाए, तो ये इस फिजा के अंदर आप समझते हैं कि मैं कोई ऑथेंटिक या कोई कमिटमेंट जो है मगर अदालत, मगर पार्लियामेंट की तरफ से हमने देखा कल कौमी असेंबली से करारदाद आई, फिर आज मरियम नवाज साहिबा ने स्पीच की, फिर आज अटॉर्नी जनरल का मौकफ हो या फिर फारूक नाइक साहब का, 4-3 के मौकफ पर हुकूमत कायम रहेगी इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। कायम रहेगी, हमारा ख्याल है। हमारा ख्याल क्या है, हमारी ये बिल्कुल जो एक कवि जो है एक राय है कि ये 4-3 का मामला जो है सेटल हो चुका है। कोई बेसिस ही नहीं थे प्रेसिडेंट साहब की जो 30 अप्रैल की उन्होंने डेट की है, तो कोई बेसिस नहीं था, कोई लीगल जो है बेसिस जो है या कोई कानूनी जो है उसकी बुनियाद नहीं थी, वो गलत हुआ था। और ये फैसला जो है ये पहले सेटल हो जाना चाहिए। देखें कल या परसों जब भी जो हुआ है उन्होंने आज उसकी वजाहत जो है शुरू में ऑनरेबल जज ने जो है कर दी है कि ये डिस्प्यूट जो है वहाँ पे स्टैंड करता है और ये 3-2 का फैसला नहीं है, ये 2 का फैसला है। तो उस सूरत हाल में आप किस तरह जो है, मैं समझता हूँ देखें ये बदकिस्मती की बात है, मैं ये चीज़ जो है बड़ी दुख के साथ कह रहा हूँ कि आज जो है जिस तरह हमारी सियासत फ्रैक्चर्ड है, जिस तरह हमारी सियासत के अंदर दरारें पड़ गई हुई हैं, आज जो है एक बड़ी जो है जिसके ऊपर जो है इंसाफ के सारे जो है वो का बोझ है, जिसके ऊपर सारा दारोमदार है, उस अदारे में भी फ्रैक्चर आते हुए उस अदारे के ऊपर जो है उसकी प्रोसीजर्स के ऊपर हमने तो आज जो कानून पास किया हमने उनके हाथ जो है मजबूत किए हैं। बहुत शुक्रिया खालिद साहब हमारे साथ मौजूद थे। हुकूमत का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है 4-3 के हवाले से, देखते हैं अदालत इस हवाले से क्या हुक्म देती है, उसके बाद क्या होता है। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, कानूनी राय हासिल करेंगे। आज कौमी असेंबली में कानून साजी और इसके साथ साथ इस काजी फायदीसा का 2-1 का फैसला, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद जस्टिस रिटायर्ड रशीद रिजवी साहब, सलाउद्दीन अहमद साहब माहिर कानून भी हमारे साथ मौजूद है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। रिजवी साहब, ये जो आर्टिकल 184(3) के तहत होने वाले फैसले में राइट टू अपील का हक है, ये माजी के केसेस पर भी क्या दे सकती है, कानून साजी के जरिए दिया जा सकता है, जिसमें नवाज शरीफ साहब हो या फिर जहांगीर तरीन साहब हो, दीगर लोग हों, वो अपील कर सकें? चीफ जस्टिस साहब खुद भी कह चुके कि ड्रैकोनियन है कि ताहयात ना एहली हो, मगर क्या कानून साजी के जरिए दिया जा सकता है ये हक? मैं समझता हूँ सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन के तहत ये इंट्रोड्यूस तो नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 184(3) एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है। अब आर्टिकल 199 की भी रिट की भी ज्यूरिसडिक्शन में जो अपील का राइट है वो आर्टिकल 185 क्लॉज 3 में है। जितने भी इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं उसमें आप देखें कि कॉन्स्टिट्यूशन में ही उसका रेमेडी प्रोवाइडेड है। आर्टिकल 203A में जो फेडरल शरीयत कोर्ट की डेफिनेशन है उसका इंट्रोडक्शन है, उसकी अपीलेट फोरम भी उन्होंने उसी में दिया है। ये मेरा पहला इत्तेफाक है कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी की जगह उन्होंने सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन से ये इंट्रोड्यूस किया है। मैं एक चीज़ की वजाहत करता चलूँ कि जहाँ तक कंटेंट्स ऑफ द बिल हैं या उनके प्रोविजंस हैं उस पर किसी को इख्तलाफ नहीं है।
लेकिन अथॉरिटी पे कि क्या ये पार्लियामेंट को अथॉरिटी है, 191 भी यही कहता है, प्रोसीजर और रेगुलेट करने की, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की बात करता है। ये लॉ भी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की बात कर रहा है। ये ओवरलैपिंग तो नहीं है? ये क्वेश्चन तो हर एक के जहन में उभर रहा है। सलाउद्दीन साहब, आप कहिएगा, क्या वाकई ऑप्शन अब है मौजूद आज के फैसले के बाद के माजी के केसेस पर इतलाक हो सके? जी शासिद, रशीद साहब मेरे उस्ताद भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। मैं थोड़ा सा इनसे इस चीज पे जरा डिसएग्री करूंगा कि ये इसमें आईनी ये लेजिस्लेशन की जरूरत इसलिए नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की इसलिए जरूरत नहीं है। दो मिसालें हैं जिसमें सब कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेशन के तहत अपील का हक दिया है किसी आईनी इख्तियार के खिलाफ। अगर आप देखें आर्टिकल 199 में हाई कोर्ट्स के पास रिट पास करने की पावर है। अगर आप लाहौर हाई कोर्ट और दीगर सिंध हाई कोर्ट के अलावा तमाम हाई कोर्ट्स में देखें तो सिंगल जज जब रिट पास करता है तो वो उसी कोर्ट की डिवीजन बेंच के पास जाता है और वो अपील जो है वो लॉ रिफॉर्म्स ऑर्डिनेंस के तहत कायम की गई है, जो विच इज सब कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेशन। दूसरी मिसाल उसकी है जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस है, उसमें सेक्शन 19 है कि अगर सुप्रीम कोर्ट किसी कंटेम्प्ट केस में किसी को आर्टिकल 204 के इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए किसी को सजा सुनाती है तौहीन अदालत की, तो उसकी अपील टू अ लार्जर बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट की जाती है और वो भी एक सब कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेशन है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस उसके तहत है। मगर जो तीसरी बात है जो आपका सवाल था कि आया ये माजी के तमाम जो सुओ मोटो केसेस में फैसले हुए हैं या 184(3) में फैसले हुए हैं, वो तमाम फैसलों के खिलाफ आज फिर अपील का राइट दिया जा सकता है, वो मैं समझता हूं बहुत ही एक पेचीदा सवाल है, क्योंकि हमारे यहाँ एक डॉक्ट्रिन है पास्ट एंड क्लोज्ड की। अब 184(3) में जो फैसले हुए हैं उसमें आई थिंक पहला फैसला शायद 1986-87 में हुआ है। तो अब क्या वो 30-35 साल पुराने जो फैसले हैं, क्या उनके खिलाफ भी आज अपील फाइल होगी? जिन पार्टीज के राइट्स वहां क्रिस्टलाइज हो गए, वहां फैसले हो गए, उन पे अमल दरामद हो गया, अब वो दोबारा खुल सकता है? वो मैं समझता हूँ एक बहुत मुश्किल प्रोपोजिशन है। तो शायद इस हद तक ये जो लेजिस्लेशन है उसमें शायद जरा उस पर दोबारा गौर करनी पड़ेगी। बाकी मैं रशीद साहब की बात से बिल्कुल अग्री करता हूं कि जो उसका जो सब्सटेंस है इस बिल का, वो एक ऐसी चीज है जो हम सब तमाम वकला जो हैं और तमाम जिसका भी अदालतों से कभी भी कोई वास्ता पड़ा है, वो सब इन अमेंडमेंट्स को सपोर्ट करेंगे। तो रिजवी साहब, फिर इसका क्या हल है कि जब चीफ जस्टिस भी कह रहे हो कि ताहयात ना अहली, तो एक ड्रैकोनियन बात है, हालांकि चीफ जस्टिस ने ही तहरीर किया था ताहयात ना अहली का जो फैसला था अब से 5 साल पहले, तो फिर इसका हल क्या है? क्या कोई बड़ा कोर्ट बैठे इस हवाले से फैसला करे कि जी ये ताहयात ना अहली का मामला कैसे हल होगा? फिर क्या हल है? मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट के पास तो हमेशा से ये इख्तियार होता है कि वो किसी भी सब्सिक्वेंट केस में अपना पुराना व्यू जो है बदल दे। तो अभी भी कई केसेस सामने आ रहे हैं, उसमें वो रिव्यू कर सकती है कि इस लॉ में जो है कोई प्रोविज़न नहीं है लाइफ डिस्क्वालिफिकेशन का। अगर आप कत्ल भी कर देते हैं तो 5 साल की बार है, 5 साल के बाद फिर आप एलिजिबल है इलेक्शन लड़ने के। और भी कोई जुर्म कर दे, लेकिन दूसरे केसेस में इन्होंने रख दिया लाइफ ज़िंदगी भर के लिए डिस्क्वालिफिकेशन। वो तो ना ही प्रोविज़न में कोई बात आती है, ना ही उस प्रोविज़न की रेशियो है, ना ही रूह है। तो वो तो सुप्रीम कोर्ट के इख्तियार में है, किसी वक्त भी रिव्यू कर सकती है अपना पहला फैसला। सलाउद्दीन साहब, आप कहिएगा किस तरीके से इसका हल निकल सकता है सिचुएशन का? मैं समझता हूँ जो सबसे प्रॉपर तरीका इसमें ये हो
कि किसी अप्रोप्रिएट टाइम पे सुप्रीम कोर्ट के सामने अगर ये दोबारा इशू उठे 62-63 का और लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन का, तो उसमें फिर रिक्वेस्ट की जाए कि एक तो एक लार्जर बेंच तश्कील दिया जाए वो तमाम फैसलों को उनको रिव्यू करने के लिए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट लेट से लार्जर बेंच या फुल कोर्ट जो है वो 62-63 की एक डिफरेंट इंटरप्रिटेशन लेती है इन कंपेयर टू जो उन्होंने माजी में लिया है, और फिर सुप्रीम कोर्ट के पास हमेशा ये हक हासिल होता है कि वो ये कहे कि हमारा जो फैसला है वो प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करेगा या रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करेगा। तो अगर उसमें फिर उनसे इस्तदा की जाए कि अगर आपने अब एक नई तशरीह की है अब 62-63 की और आप इसको अब रेट्रोस्पेक्टिवली भी इसको एप्लीकेशन दें, तो फिर मैं समझता हूं वो तमाम जो लोग जो 62-63 से इफेक्टेड थे वो सब उसमें फिर वो बेसिकली एक्विट हो जाएंगे। रिजवी साहब, एक और आज मामला हुआ, एक 2-1 से फैसला आया है, फाइजा साहब ने तहरीर किया, जिसमें कहा गया है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट के पास रूल्स बनाने का इख्तियार मौजूद है, एक तरफ असेंबली में कानून साजी हो रही है, फाइजा साहब कह रहे हैं रूल्स बनाने का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के पास है और अवाम के मुफाद में बेहतर होगा कि आर्टिकल 184(3) के तहत चलने वाले तमाम केसेस की समाअत को उस वक्त तक मुलतवी कर दिया जाए जब तक उठाए गए मामलात पर पहले सुप्रीम कोर्ट रूल्स नहीं बना लेती। इस हवाले से क्या कहता है? 2-1 का फैसला आ गया, क्या हो सकता है? बेंच को एक दूसरे के फैसले की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, वरना मैं समझता हूँ कि जो 97 में 96 98 में हुआ था, जो चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब थे और अजमल मियाँ साहब और सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी साहब का था, वो तारीख़ ना दोहराई जाए। अब प्रॉब्लम आजकल यही हो रही है कि एक बेंच दूसरे बेंच के फैसलों को वो इम्पोर्टेंस, वो अहमियत, वो इज़्ज़त नहीं दे रही है जो देना चाहिए था, और यही वजह है कि इस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का फ़ायदा उठा के जो है सियासतदान भी इस मौके की तलाश में थे कि 2 दिन में उन्होंने लॉ बना के दे दिया एकदम। और ये इसीलिए हो रहा है कि डिफरेंसेस हैं, ये मसला अगर वो बैठ के रीराइट कर रूल्स में देखें कमी बेशी कहाँ है, किधर है। 1980 में ये रूल्स बने हैं और आज 43 इयर्स हो गए हैं, उसमें ना कोई अमेंडमेंट है ना कोई इम्प्रूवमेंट है। तो ये मैं समझता हूँ राइट टाइम है कि तमाम इश्यूज से, तमाम इख्तलाफात से, तमाम जग हसाई से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट को थोड़ी अपनी अना से पीछे हटना होगा, उनको अपने पर्सनल ग्रीवांस से पीछे हट के उन्हें ये बैठ के कोई फ़ैसला करना होगा, तब जाके ये बात किश्ती कहीं किनारे पे लगेगी, वरना तो ये मैं और तमाशा देख रहा हूँ सामने। अगर इसी तरह ज़िदबाजी चलती रही तो और तमाशा बनेगा सुप्रीम कोर्ट का। सौदेव साहब, आप कहिएगा, एक तरफ ये फैसला 2-1 का कि जी ना समाअत की जाए उस वक्त तक जब तक के रूल्स ना बन जाएं, दूसरी तरफ पार्लियामेंट में कानून साजी हो रही है, एक और फैसला आ गया जो 4-3 का, क्या है इस वक्त कानूनी हल? कि देखिए वो जो फैसला आया है कि कोई सुओ मोटो केस ना प्रोसीड करे, उसमें बात की गई है वो बेसिकली कोई एक रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर नहीं है, एक कहा गया है कि पोस्टपोन किया जाए। देखिए मगर आई थिंक इट इज अनफॉर्चुनेट कि ऐसा फैसला सामने आया, और जिस तरह रशीद साहब कह रहे हैं कि इस किस्म के अब बहुत सारे फैसले आ रहे हैं कि बेंचेस एक दूसरे के ऊपर स्नाइप कर रही हैं, क्रिटिसाइज कर रही हैं। इससे पहले एक अजीब फैसला था, हमेशा हम सुनते आए थे कि सुप्रीम कोर्ट का जज जो होता है, ही इज मास्टर ऑफ हिज ओन कॉन्शियंस, वो रिक्यूज अपने आप को खुद करेगा। मगर आपने देखा जब फाइज ईसा साहब भी जब इमरान खान के केस में केस सुन रहे थे एज पार्ट ऑफ अ लार्जर बेंच, तो वो गुलजार साहब की सरबराही में जो बेंच था उन्होंने कहा कि नहीं, हम फाइज ईसा साहब को केसेस नहीं सुनने चाहिए। तो वो इस किस्म के अब ये बेसिकली एक ट्रेंड चला था। और मुझे तो सच्ची बात है रशीद साहब की बात याद आती है कि जिस जमाने में जस्टिस फाइज ईसा साहब के खिलाफ केस हुआ था और फिर सुप्रीम कोर्ट में प्रोसीडिंग्स हो रही थी, तो रिजवी साहब ने एक वक्त पे कहा था कि इन दी आर्ग्यूमेंट्स के ये बेसिकली इंटेलिजेंस एजेंसीज का ऑब्जेक्टिव है
कि हमारी सुप्रीम कोर्ट को इतना डिवाइड कर दिया जाए कि वो इनइफेक्टिव हो जाए और ताकि कोई भी सिंगल जज अपने आप को महफूज ना फील कर सके। तो जो उन्होंने 5-6 साल बाद पहले बात की थी, वो 4-5 साल पहले बात की थी, वो आज देखें ये हम देख रहे हैं अपने सामने कि कोर्ट भी डिवाइडेड है, हर जज अपने फिक्रमंद है। तो ये चीजें सॉल्व करने के लिए तरीकेकार वही है जो रशीद साहब कह रहे हैं, हर जज साहब को अपनी अना से पीछे हटना पड़ेगा और मिल के फुल कोर्ट बना के इन तमाम चीजों को तय करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया कानूनी राय आपने सुनी। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।